ये जानने के बाद दो बिंदु जो हमने समझे कि भारत का संवैधानिक ढांचा संघात्मक क्यों कहा जाता है कभी कभी, तीसरा बिंदु जो भारत के संवैधानिक ढांचे को संघात्मकता की ओर दिखाता है वह है संविधान की सर्वोच्चता। वैसे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके संविधान की तरह भारत का संविधान भी देश का आधारभूत कानून घोषित नहीं किया गया है, फिर भी वह देश का आधारभूत और सर्वोच्च कानून है। संघीय व्यवस्था में समस्त राज्य, प्रांतीय सरकारें भारतीय संविधान का पालन करने के लिए बाध्य हैं, चाहे वो राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी विचारधारा की सरकार हो। हर राज्य सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि वह संवैधानिक ढांचा जैसा है उसका पालन करे, संविधान का शब्द ब शब्द संवैधानिक व्यवस्था का पूर्ण रूपेण से अनुकरण करे। कोई भी सरकार संविधान में दी गई बातों का, व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके कानून नहीं बना सकती। यदि संविधान में प्रस्तावित है कि ये यूनियन लिस्ट है तो उस पर राज्य किसी भी तरीके से कानून नहीं बना सकता। यदि संविधान में प्रस्तावित है कि यह विषय समवर्ती में है तो राज्य के लिए आवश्यक है कि वह केंद्र की सहमति ले, केंद्र का सहयोग ले उस विषयों पर कानून बनाने के लिए। तो इससे साबित होता है कि संविधान की सर्वोच्चता भारत में है। दो तरह की सरकारें हैं, ये तो संघात्मक विशेषता का उदाहरण है, लेकिन दो तरह की सरकारें होने के बावजूद संविधान सुप्रीम है। यह इस बात का परिचायक है कि संघात्मक ढांचा होते हुए भी हमारी जो आत्मा है वह एकात्मकता की ओर है। इसी बात को बारंबार यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। चाहे वे किसी भी राज्य के कार्यपालिका के सदस्य हों, किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री हों, राज्यपाल हों या वहाँ के अधिकारी हों, सबको शपथ ग्रहण करने से पूर्व भारतीय संविधान का पालन करने की शपथ लेनी होती है। अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारतीय संविधान के पूर्ण रूपेण पालन की शपथ लेना अनिवार्य है और भारतीय संविधान सर्वोपरि है। इस प्रकार अन्य संघात्मक व्यवस्था वाले देशों की तरह भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून आधारभूत कानून माना गया है और ये इस बात को साबित करता है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था तो है लेकिन आत्मा जो है वह एकात्मक है। चौथा उदाहरण जो इस बात को साबित करता है, जो लक्षण बताता है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है, वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह जहां सबसे पहले संघात्मक प्रणाली लागू हुई थी और काफ़ी कुछ प्रेरणा हमने संघात्मक प्रणाली की अमेरिका से ही ली है, भारतीय संविधान का एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय, और उस सर्वोच्च न्यायालय को वो सभी अधिकार दिए गए हैं जो प्रायः अन्य संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के सर्वोच्च न्यायालयों को मिले हों। यद्यपि एक ही सर्वोच्च न्यायालय है पर वे सारे अधिकार जो अन्य देशों में संघात्मक व्यवस्था वाले सर्वोच्च देशों को मिले हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान का संरक्षक है। भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं या उसके उपबंध, उसके विरुद्ध संघीय या प्रांतीय सरकारों द्वारा यदि कोई कानून गलत बना दिया गया है उसकी नज़र में, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित करने के लिए बाध्य है या अवैध घोषित कर सकता है। इतनी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।
इसके अलावा संघ और राज्य सरकारों के बीच जब विवाद हो तो जैसा मैंने पहले बताया, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को ही इन विवादों को निपटाने का अधिकार है। विवाद की स्थिति कई बार निर्मित होती है, कई कारणों से होती है, और ये विवाद संघ बनाम कुछ राज्य, संघ बनाम राज्य के रूप में कई बार सामने आते हैं। इन विवादों के निपटारा करने का अधिकार और इस सर्वोच्च न्यायालय को ही है केवल, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों बाध्य हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व भी इस बात को साबित करता है कि भारतीय जो ढांचा है वह फेडरल है, वह एक तरीके से हम कह सकते हैं संघीय है। ये जो ऊपर जो मैंने 4 लक्षण बताए, इससे ये कहना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संविधान एक संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है। यद्यपि उसमें एकात्मकता के पुट की ओर मैंने बारंबार इशारा किया है, पर संघात्मक विशेषताएं अन्य संघात्मक देशों की तरह भारत के संविधान में भी हैं। ये निश्चित रूप से साबित है। अब ये जानने के बाद कि भारत का संवैधानिक स्ट्रक्चर संघात्मक तो है, लेकिन उसमें एकात्मकता के भी लक्षण हैं, तो वे क्या क्या हैं? कुछ लक्षणों का अध्ययन तो हमने पूर्व में कर लिया। चारों बातें जो मैंने बताई आपको संघात्मक लक्षणों की, उन चारों में ढांचा संघात्मक होते हुए भी जो व्यावहारिक दृष्टि से एकात्मकता दिखती थी, ये इस बात को साबित करती है कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण हैं। इसके पूर्व मैंने बताया कि एकात्मक लक्षण इतने ज़्यादा हैं कि ऐसा महसूस होता है कि भारत का संविधान जो है वह एकात्मक ज़्यादा और संघात्मक कम है, और कुछ हद तक यह बात सही भी है। एकात्मक ज़्यादा क्यों है, इस पर हम आगे विचार करेंगे, पर फिलहाल हम बढ़ें भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों की ओर। यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो लक्षण हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत एक यूनिटरी देश है, तो यूनिटरी देश को साबित करने के लिए हमारे संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जो कई बार महसूस कराते हैं कि भारत यूनिटरी ज़्यादा है, एकात्मक ज़्यादा है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे मकसद ये है कि संघ को मजबूत बनाना, संघात्मक प्रणाली रहते हुए भी उसको इतना मजबूत बनाना कि देश की जो एकता या अखंडता है उस पर किसी भी तरह की चोट ना पहुँचे, किसी भी तरह की गुंजाइश न रहे कि इसकी अखंडता पर कोई राज्य या कोई स्थिति खतरा पैदा कर रही हो। इसी उद्देश्य से भारत के संविधान निर्माताओं ने एकात्मक लक्षणों का इतना ज़्यादा समावेश किया है कि कई बार इसे हम एकात्मक ज़्यादा है ऐसा कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान सभा में स्पष्ट कहा है कि मैं तो एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में हूँ। अर्थात भारत के संविधान निर्माताओं में जो मुख्य नाम एक आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वे स्वयं भी इस बात के पक्षधर थे कि भारत की जो संविधान की जो शैली है या जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह एकात्मक ज़्यादा हो। मैं एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में हूँ। शक्तिशाली केंद्र हो अर्थात केंद्र जितना शक्तिशाली, राज्य उतने ही कमज़ोर होंगे। दूसरे शब्दों में मैं कमज़ोर राज्य के पक्ष में हूँ। ये जो संविधान हम निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, आगे कहते हैं कि यह सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत
निर्मित केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली होगा। इसके क्या तात्पर्य? 1935 में अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब चली गई, उसके बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को अपने टेक ओवर किया 1857 के बाद, तो उसके बाद वो नियम से लगातार ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीयों के संबंध में कानून बनाती थी और हर 20 वर्ष में एक नियमित रूप से कानून बनते थे। 1935 का अंतिम कानून अंग्रेजों ने जो बनाया था वह काफ़ी कुछ हमारे वर्तमान कानून का एक आधार रहा है, क्योंकि 1935 का कानून काफ़ी कुछ विस्तृत था और तब तक भारत में स्वराज को लेकर काफ़ी कुछ अंग्रेज रजामंद भी थे और उन्होंने भारतीयों को शासन करने की कुछ ऐसी प्रणाली देनी चाहिए जिसका समावेश उन्होंने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया, जिसके तहत संघीय व्यवस्था तो थी लेकिन केंद्र बहुत शक्तिशाली था। स्वाभाविक है, केंद्र मतलब अंग्रेज और राज्य मतलब वहाँ के क्षेत्रों का भारतीयों का शासन, अर्थात राज्य सरकारों में भारतीयों का, उस राज्य के नागरिकों का की भूमिका होगी, लेकिन केंद्र में अंग्रेजों की भूमिका होगी। तो केंद्र बहुत शक्तिशाली रहेगा, ऐसा प्रावधान करते हुए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कदम और आगे जाते हैं। वे कहते हैं कि यह संविधान जो हम बना रहे हैं वह 1935 के अधिनियम के अंतर्गत निर्मित केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली होगा। इस प्रकार बात स्पष्ट है कि भारत के संविधान में एकीकृत व्यवस्था को बहुत मजबूत करने का प्रावधान किया गया। तो भारतीय संविधान के प्रमुख एकात्मक लक्षणों की यदि बात करें तो उसमें पहला लक्षण है इकहरी नागरिकता, अर्थात सिंगल सिटीजनशिप। हम और आप क्या कह सकते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी नागरिक हूं। छत्तीसगढ़ की नागरिकता के कोई मायने नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूं, पर नागरिक तो मैं एक ही देश का हूं और वह है भारत। लेकिन अमेरिका में, जैसा मैंने पूर्व में बताया, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है क्योंकि वह पक्का संघात्मक प्रणाली वाला देश है। तो सामान्यतः जो संघीय नागरिकता में दोहरी नागरिकता, संघीय व्यवस्था में जो दोहरी नागरिकता की बात होती है, भारत में ऐसी बात नहीं है। एक ही नागरिकता, किसी भी राज्य में निवास करने वाला व्यक्ति उस राज्य का, उस प्रांत का नागरिक नहीं है, निवासी है। नागरिक तो वह पूरे देश का, भारत का। तो इस प्रकार इकहरी नागरिकता इस बात को क्लियर स्पष्ट करती है कि भारत के संविधान में एकात्मकता के लक्षण मजबूत हैं। दूसरा उदाहरण, संघीय विभाजन केंद्र संघ के पक्ष में। संघीय विभाजन जो है वो केंद्र के पक्ष में है। इसके क्या मायने हैं? जब मैंने 4-5 विशेषताओं की बात की थी संघीय प्रणाली की, तो उसमें मैंने बताया था कि 3 तरह की सूचियां हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की अपेक्षा केंद्र की सूची ज़्यादा लंबी है, उसमें 97 विषय हैं। उसके साथ ही अवशिष्ट विषयों की भी शक्ति केंद्र के पास है। उसके अलावा राज्य के पास मात्र केवल 62 विषय हैं। शक्ति विभाजन में संघ की सूची लंबी है। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि शुरू में 62-66 विषय थे, अब वो घटा के 62 कर दिएगा, समवर्ती में जोड़ दिएगा। अर्थात यहाँ पर भी केंद्र हावी होती दिखाई देती है। केंद्र को इन 4 विषयों में जिसे समवर्ती में डाला गया है, इस पर अब कानून बनाने का अधिकार मिल गया है, जो पहले केवल राज्य को था। तो यह भी इस बात को साबित करता है कि भारत का संविधान एकीकृत ज़्यादा है, एकात्मक ज़्यादा है। और अवशिष्ट शक्तियों की तो बात ही मैंने आपको बारंबार स्पष्ट की है। इसलिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया है
हमारे संविधान में ये बड़ा स्पष्ट है। प्रोफेसर श्रीनिवासन कहते हैं कि भारतीय संविधान में प्रोफेसर श्रीनिवासन कहते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पूर्ण रूपेण केंद्र में पाई जाती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, वाइडनिंग की नहीं, नैरोइंग डाउन टू द टॉप। सब चीजें अंत में जाकर केंद्र पर समाप्त होती है। ये प्रवृत्ति हमारे संविधान में ज्यादा है, जो इस शक्ति विभाजन के मुद्दे से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता। तीसरा उदाहरण, संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है। विश्व के जो दूसरे संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं, वहां पर संघ का अलग संविधान है और राज्यों का अलग संविधान है। बहुत रोचक है ये जानकारी, और आपको इसको थोड़ी गहराई से जाकर इस पर अध्ययन करना चाहिए कि ऐसे दोहरे संविधान वाले देशों में कैसे लोग अपने को ढालते हैं। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, यहाँ पर तो एक ही संविधान है। भारत में राज्यों और केंद्र के लिए अलग अलग संविधान का प्रावधान नहीं, एक ही संविधान दोनों के लिए, और दोनों को ही उसी का पालन करना अनिवार्य है। दोनों ही उसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। ये भी इस बात को साबित करता है कि किस प्रकार भारत के संविधान में एकात्मकता के लक्षण ज़्यादा हैं। चौथा लक्षण जो इस ओर इंगित करता है वह है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार, राज्य की सीमाओं में बदलाव का अधिकार, परिवर्तन का अधिकार। सामान्यतः देखा गया है कि संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में उसकी इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्यों की सीमाओं में जब तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि एक राज्य की सीमा का परिवर्तन करना है तो उससे संबंधित राज्य जो उसकी सीमा से जुड़ा हुआ है उसकी भी सीमा क्षेत्र प्रभावित होगी। लेकिन यदि परिवर्तन जरूरी है किसी कारण से, प्रशासनिक दृष्टि से, जनता की मांग को लेकर, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में किसी कारणों से, तो राज्यों की इकाइयों के सहमति के बिना ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्यों की इकाइयों को ऐसी सूचना और उसके बाद उनकी सहमति लेना अनिवार्य है। ये जो स्थिति है अनिवार्यता की, ये पक्के संघीय शासन के लिए है। भारत के संबंध में क्या है? राज्यों की सहमति के बिना पक्के संघीय शासन में किसी तरह का सीमा बदलाव नहीं किया जा सकता, परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 उसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों की बिना सहमति से ही संसद कानून बनाकर राज्यों के क्षेत्रफल में घटाना बढ़ाना कर सकती है, उनकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है, उनके नाम बदल सकती है, दो राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य को राज्य की श्रेणी से हटाकर उसे यूनियन टेरिटरी का रूप दे सकती है, जैसा जम्मू एंड कश्मीर के मामले में हुआ। दो यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना सकती है, जैसा दादर नगर हवेली और दामन दीव के मामले में हुआ। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था तो उसकी अनुशंसाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया था, और राज्यों के लिए आवश्यक था कि केंद्र सरकार के इन आदेशों को वह पूर्ण रूपेण उसका पालन करे। इस प्रकार यहाँ यह साबित होता है कि राज्यों की सीमाओं के संबंध में किसी भी तरह का परिवर्तन
नामों में परिवर्तन आदि आदि, ये सब केंद्र के हाथ में है। पांचवा लक्षण, एकीकृत न्याय व्यवस्था। इसके क्या मायने हैं? एकीकृत न्याय व्यवस्था के मायने हैं कि भारतीय संघ में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह कानूनों के लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं है। जैसा दो संविधान है संघीय व्यवस्था में अमेरिका में, जैसा दो संविधान है संघीय व्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया में, भारत में दो संविधान नहीं है। और भारत में चूंकि दो संविधान नहीं है, इसीलिए दो तरह की न्यायिक व्यवस्था नहीं है। न्याय व्यवस्था दो तरह की ना होकर के एकीकृत है, अर्थात भारतीय संघ की न्याय व्यवस्था के लिए सबसे ऊपर शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है जो एक ही है। न्यायपालिका के अध्याय में आपने विस्तार से समझा होगा कि किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की छत्र छाया में बाकी अन्य श्रेणी के न्यायालय रहते हैं, अर्थात बाकी अन्य सारे न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। जबकि पक्की संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, वहां पर अलग अलग व्यवस्था है। भारतीय संघ की जो न्याय व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर ये, और राज्यों में उच्च न्यायालय और उसके नीचे अन्य न्यायालय, ये सब उसके अधीन है। भारत के संदर्भ में इस प्रकार हम ये समझ चुके हैं कि केंद्रीय सरकार और संघवाद के बीच में किस तरीके से संबंध स्थापित किया है। भारतीय संविधान द्वारा सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना, उसके कारण क्या हैं? किन कारणों से एकीकृत संघीय व्यवस्था, एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था ली गई है? पहला, विविधताओं से परिपूर्ण देश जो संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ सुनिश्चित करे कि इसके मातहत सब लोग समेटे गए हों। दूसरा, एक शक्तिशाली केंद्र की जरूरत इसलिए है कि विघटनकारी तत्वों को नियंत्रित रखा जा सके, उन पर अंकुश लगाया जा सके। भारत जैसे विशाल देश में यह आवश्यक है कि केंद्र की पकड़ इतनी मजबूत हो कि जो तथाकथित विघटनकारी तत्व हैं, जो देश के खिलाफ कभी कभी आवाज़ उठाते हैं, उन्हें किसी तरह से चलने में किसी भी प्रकार की बाधा दिक्कत ना हो। तो इसलिए केंद्र सरकार को संघवाद में मजबूत रखा गया भारतीय संदर्भ में। संघात्मक बनाम एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें उच्चतम न्यायालय की बात अब स्पष्ट हो गई है कि बाकी सारे न्यायालय उसके अधीनस्थ हैं, जो ये साबित करता है कि भारत की शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली एकात्मक प्रणाली ज़्यादा है। अगला बिंदु इस बात को साबित करने के लिए आपातकालीन व्यवस्थाएं। इमरजेंसी के समय क्या होता है? आपातकाल, इमरजेंसी, इस समय क्या होता है? भारतीय संविधान का ये एक ऐसा लक्षण है जो सामान्यतया किसी भी शासकीय व्यवस्था में, किसी भी संघीय व्यवस्था में नहीं है। अर्थात आपातकालीन सेवाओं के बारे में जैसी व्यवस्था भारत में है, भारत संघ में है, वैसी व्यवस्था सामान्यतया अन्य संघात्मक प्रणाली वाले देशों में नहीं है। संकट काल में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रपति को ही अधिकार है घोषणा करने का। और ऐसा किए जाने पर क्या होता है? जो संघात्मक व्यवस्था है,
जो संघात्मक संविधान है, संघीय संविधान है, वो पूर्ण रूप से एकात्मक हो जाता है। अर्थात जो भी संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं या लक्षण हैं, वे लक्षण न्यूनतम हो जाते हैं और पूरा का पूरा देश जो है वह एकात्मक प्रणाली में चला जाता है। संविधान वही रहता है, पर संविधान के वे बिंदु जो संघीय व्यवस्था को प्रतिपादित करते हैं, वे पीछे की तरफ दरकिनार कर दिए जाते हैं। आपातकाल के दौरान इस व्यवस्था के अनुसार आपातकालीन घोषणा के लागू रहने तक संघीय सरकार को किसी औपचारिक संशोधन के बिना ही राज्यों के शासन, विधायी और वित्तीय कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। सामान्य स्थिति में क्या होता है, राज्यों की विधानमंडल को भी अपनी शक्तियां मिली हुई हैं, जिसके तहत वो अंदरूनी शासन व्यवस्था में उसके अपने विधायी जो उसकी विधानमंडल है, विधानसभा है उसमें, और अपने अंदरूनी मामलों में कानून बना सकता है, जो उचित समझे वह कर सकता है ब्रॉड संविधान के तहत। लेकिन एक बार आपातकालीन लागू हुआ तो ये शक्तियां जो स्थानीय शासन में हैं, स्थानीय शासन से मतलब राज्य सरकार के हाथ में है, वे सब समाप्त हो जाती हैं। और ये सब समाप्त होती हैं और सारी की सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाती हैं, यहाँ एकात्मक हो जाती है, संघीय व्यवस्था समाप्त दिखाई देती है। और ये सब करने के लिए किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति का आपातकाल की घोषणा ये स्वयं में पर्याप्त है इन सारी शक्तियों को केंद्र में स्थानांतरित करने के लिए आपातकाल के दौरान। ये इस बात को पुनः साबित करता है कि भारत की जो व्यवस्था है वह एकात्मक ज़्यादा है। सातवीं विशेषता, आपातकाल में तो क्या होता है ये अब हम समझ गए, लेकिन शांतिकाल में भी ये बिल्कुल स्पष्ट है, सामान्य स्थितियों में भी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, केंद्र ज़्यादा ताकतवर है। आपातकाल में सारी व्यवस्था संघीय सरकार में आ जाती है, परंतु शांतिकाल में संघीय सरकार को राज्य के शासन में हस्तक्षेप करने की कुछ असाधारण शक्तियां प्राप्त हैं। शांतिकाल में भी हस्तक्षेप करने की शक्तियां, शांतिकाल में भी जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार हावी हो सकती है राज्य सरकार के दायरे में। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित प्रस्ताव, दो स्थितियां हैं। राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करे या 2 से ज़्यादा राज्य के विधानमंडल किसी प्रस्ताव को पारित करें तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। वैसे तो राज्य सूची के विषय में शांतिकाल में सामान्य स्थितियों में राज्यों को बनाने का ही अधिकार है, लेकिन ये अधिकार केंद्र के पास चला जाता है संघीय व्यवस्था में यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे या 2 से ज़्यादा राज्य ऐसा करें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के पालन के लिए संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि खासकर सीमांत राज्यों में, सीमा से लगे हुए राज्यों में, जिसकी सीमाएं विदेशी पड़ोसी देशों से छूती हैं, ऐसे राज्यों में खासकर ऐसी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है जब संसद को कानून बनाना पड़ता है और वह भी राज्य सूची से जुड़े विषय में। अंतर्राष्ट्रीय संधि को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय संधि के समझौते के पालन के लिए कई बार ये आवश्यक हो जाता है कि संसद हस्तक्षेप करे और राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए। ये हो गई दूसरी स्थिति या दूसरी बात
ये साबित करने के लिए कि शांति काल में भी केंद्र बहुत शक्तिशाली है। तीसरा, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा उसके पद से हटाने संबंध में भी केंद्र का हस्तक्षेप प्रभावी रहा है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, वैसे तो राज्य की विधानसभा के द्वारा, राज्य की विधानसभा का जो लीडर नियुक्त होता है, लीडर जो चुना जाता है, वह मुख्यमंत्री बनाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति और इसे पद से हटाने में भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है और कई मामलों में निभाते आया है। खासकर मुख्यमंत्री को हटाने के हमारे यहाँ बहुत से उदाहरण हैं जहाँ केंद्र ने कुछ विशेष परिस्थितियों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या बहुमत साबित न होने की स्थिति में राज्यपाल के अनुमोदन के आधार पर राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री को पद से हटाया है। कई बार कुछ अन्य स्थितियों में भी राष्ट्रपति शासन राज्यों में जो लागू करने का जो प्रावधान हमारे संविधान में है, वह इस बात की ओर इशारा करता है कि केंद्र ज़्यादा मजबूत है। राष्ट्रपति शासन के समय विधानसभा एक तरीके से भंग रहती है और यदि भंग नहीं रहती तो कम से कम स्थगित रहती है, और जो राज्य सरकार के जो कार्य क्षेत्र है, कार्यपालिका जो है, वह पूरी राष्ट्रपति के हाथ चली जाती है। और राष्ट्रपति के हाथ में जाना अर्थात उस राज्य की शासन व्यवस्था में केंद्र का दखल होना राज्यपाल के माध्यम से। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति शासन के दौरान कार्य करता है उस राज्य में। तो ये बात भी बड़ी स्पष्ट रही है। संघीय सरकार द्वारा ऐसे मामलों में जो भी निर्देश दिए जाएं, राज्यों को उसका पालन करना पड़ता है। तो इन बातों से भी ये साबित होता है कि आपातकाल में ही नहीं बल्कि सामान्य स्थिति में भी केंद्र की ताकत ज़्यादा है। संघीय व्यवस्था में संघ की सरकार, संघात्मक सरकार, केंद्र की सरकार राज्यों की सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली बनाई गई है। अगला बिंदु, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। जैसा मैंने अभी कहा, राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य पर शासन चलाते हैं। ये जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति स्वयं तो कर नहीं सकते, वे तो नाम मात्र के लिए मुखिया हैं। असली जो नामों की जो सूची राष्ट्रपति को दी जाती है राज्यपाल बनाने के लिए और किस राज्यों में किसको राज्यपाल बनाया जाए, इसके लिए ये सूची तो केंद्रीय मंत्रिमंडल देता है, केंद्रीय कार्यपालिका देती है। तो इस प्रकार ये भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रावधान हमारे संविधान में है, वह भी इस बात को साबित करता है कि केंद्र राज्य पर हावी रहता है। जरूरत पड़ने पर बारंबार ये देखा गया है कि केंद्र जो है वो राष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्यों के प्रशासन पर सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसे आदेश, ऐसी अनुशंसा, ऐसा परामर्श दे सकता है जो राज्य पर बाध्य है। ये एकात्मक शासन का स्पष्ट लक्षण है। कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि कैसी भी स्थिति हो, चाहे सामान्य शांति काल हो, नॉर्मल काल या आपातकाल हो, केंद्र की सत्ता राज्य की सत्ता पर संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद ज़्यादा हावी है। नौवां बिंदु जो इस बात को साबित करता है वह है मूलभूत विषयों में एक रूपता। मूलभूत विषयों में एक रूपता के क्या मायने हैं? सामान्य स्थिति में जो सामान्य संघीय देश हैं, सामान्य जो संघात्मक व्यवस्था वाले देश हैं,
वहाँ दोहरा प्रशासन होता है, दोहरी न्याय व्यवस्था होती है, जिसको हम पहले समझ चुके हैं। दोहरी न्याय व्यवस्था और दोहरे प्रशासन दूसरे देशों में है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, दोहरा प्रशासन नहीं है, दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं है। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि भारतीय संघ की एकता मजबूत बनी रहे। राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूलभूत जो विषय हैं उसमें एक रूपता की व्यवस्था की गई है। मूलभूत विषयों से क्या तात्पर्य? उदाहरण के लिए पूरे देश में वित्तीय नियंत्रण के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो एक होता है, केंद्र में एक ही होता, जो पूरे देश के वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है, ऑडिट करता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऐसे ही न्यायपालिका भी एकीकृत है, न्याय व्यवस्था एकीकृत है। उसी प्रकार दंड विधान भी एक रूप है। उसके बाद फौजदारी और दीवानी कानूनों में समानता है सभी जगह, सभी राज्यों में। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान है और अखिल भारतीय सेवाओं के बल पर ही देश में कार्यपालिका, जो स्थायी कार्यपालिका है, वह प्रशासन चलाती है और ये कहलाती है अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा नहीं। राज्य सेवा से चुने हुए लोग, जिसे हम पीएससी कहते हैं, उनका दायरा तो राज्य ही है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं से आए हुए अधिकारियों के माध्यम से केंद्र जो है पूरे देश में, पूरे देश की प्रशासन प्रणाली पर या प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखता। इन संस्थाओं के अलावा और भी कुछ संस्थाएं हैं जो मात्र एक हैं और केंद्र में है, संघ में है, जैसे निर्वाचन आयोग। राज्यों में जो निर्वाचन आयोग हैं वह केंद्र के निर्वाचन आयोग के एक्सटेंशन है, उसके कार्यालय हैं। केंद्र के निर्वाचन आयोग के तहत राज्यों के निर्वाचन आयोग आते हैं। ऐसे ही वित्त आयोग, योजना आयोग, ये सब मूल रूप से केंद्र में हैं और इनकी शाखाएं, एक्सटेंडेड ब्रांचेस इनकी राज्यों में होंगी, जो इन मूलभूत आयोगों के मातहत कार्य करती हैं। तो ये जो एक रूपता इसमें की गई है, एक एक का प्रावधान करके ये बार बार प्रयास किया गया है कि देश की एकता अक्षुण्ण बनी रहे, देश की एकता में किसी तरह की ऐसी गुंजाइश न रहे जिससे इन संवैधानिक प्रावधानों को इस तरीके से तोड़ा मड़ोड़ा जा सके कि उसका फ़ायदा नाजायज़ फ़ायदा राज्य उठाएं। ऐसा प्रावधान कतई नहीं किया गया है हमारे संविधान में। ये जो संस्थाएं हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि देश एक है, इसके अलावा जो अगली बात है जो इस बात को साबित करता है कि संघात्मक प्रणाली होते हुए भी